स्वागत है आपका मेरे इस नए क्लास में। एंड आइए आज हम समझते हैं कि वायरस से होने वाले कौन कौन से रोग हैं। हम लोगों ने पिछली वीडियो में ये पढ़ा था कि आखिर प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं और मानव की बीमारी यानी कि मानव रोग कितने प्रकार के होते हैं। आप लोगों ने ये भी पढ़ लिया है कि जैसे मानव रोग कहिए कि जो पिता माता से जो रोग हम में आने वाले हैं उन रोगों को क्या कहते हैं, लोगों के संपर्क में आने से जो रोग होते हैं उसको कौन सी बोलते हैं, और साथ ही जब हम लोगों के जूठा खाना खाते हैं या फिर लोगों के साथ प्राइवेट पार्ट को अटैच करते हैं, यानी कि जब हम लोगों से सेक्सुअल अटैचमेंट करते हैं तो फिर वहाँ पे जो रोग फैलती है उसको कौची बोलते हैं। ये सभी आप लोगों ने पढ़ लिया है, लेकिन इस वाले वीडियो में आप लोगों को यह पढ़ना है कि आखिर वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं और उन रोगों को आप लोग कैसे याद कर सकते हैं। तो इसका जो हमारे पास ट्रिक है, ई माही हरे खसरा चढ़े गाछ पाए, ये ट्रिक बेसिकली अटपटा है, लेकिन अगर इस ट्रिक को आप लोग याद कर लेते हैं तो फिर इस ट्रिक के बेस पे वायरस से होने वाले जितने भी रोग हैं उन सभी को आप लोगों को याद करने में तनिक भी दिक्कत नहीं होगी। अगर हम बात करें वायरस से होने वाले रोगों की, तो इसमें जो हमारा पहला रोग है वो आप लोगों को पढ़ना है फ्लू, और फ्लू को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लुएंजा। ठीक है, ऐसे बोलचाल की भाषा में भले ही आप इन्फ्लुएंजा को फ्लू बोल सकते हैं। फ्लू जो होता है वो मैक्सो वायरस से फैलता है जो बेसिकली श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, यानी कि सांस लेने और छोड़ने में आप लोगों को दिक्कत होगी। ठीक है, और आप लोगों का ना जो ये नाक रहेगा हमेशा जाम रहेगा ना, जैसे मतलब कि आप लोगों का जैसे ये चेस्ट जो आप लोगों की है वो हमेशा दर्द करती रहेगी। किसमें? तो फ्लू में। बेसिकली फ्लू जो होता है वो मैक्सो वायरस से फैलता है, लेकिन अगर हम बात करें मैक्सो वायरस तो यह दो जीवों में पाया जाता है। ठीक है, पहला मुर्गी और दूसरा सुअर। अगर यह फ्लू यानी कि अगर आपको इन्फ्लुएंजा मुर्गी से हुई तो उसको हम लोग बोलेंगे बर्ड फ्लू, लेकिन अगर यही बीमारी आप लोगों को सुअर से हुई यानी कि सुअर का मांस खाने से या फिर सुअर के संपर्क में आने से कहिए, अगर यह बीमारी आप लोगों को हुई तो उसको हम लोग बोलेंगे स्वाइन फ्लू। ठीक है, अब देखिए ये मैक्सो वायरस का ही एक अपडेटेड वर्जन कह सकते हैं, मैक्सो वायरस का ही एक बहुत ही विकसित वायरस कहिए ना। अगर यही मैक्सो वायरस का एक बहुत ही विकसित वायरस अगर मुर्गी में पाया जाएगा तो उस वायरस का नाम होगा H5N1। लेकिन अगर यही मैक्सो वायरस का एक बहुत ही विकसित कहिए बहुत ही अपडेटेड वर्जन अगर सुअर में पाया जाएगा तो उसका नाम होगा H1N1। ठीक है, अब आप लोग इसको याद इस बेस पे कर सकते हैं कि H इसमें भी है, N इसमें भी है, H इसमें भी है और N इसमें भी है, यानी कि केवल 5 और 1 में अंतर है। ठीक है, तो भारत में मुर्गी खाने वाले लोग बहुत ही आप लोगों को ज़्यादा मिलेंगे, यानी कि ज़्यादा संख्या में मिलेंगे और इसकी संख्या भी आप लोगों के पास ज़्यादा है, तो इस बेस पे आप लोग उसको याद कर सकते हैं। अब देखिए बेसिकली ये जो फ्लू होता है यह ना मुर्गी से होने वाली बीमारी है और सुअर से होने वाली बीमारी है, और बेसिकली आप ये कोशिश कीजिए कि आप लोग मुर्गी ना खाएं, आप लोग वहाँ पे मुर्गा खाएं, क्योंकि मुर्गी में ना आजकल ये बीमारी कॉमन हो गई है, इसलिए आप लोग इससे बच के रहिएगा। और इन्फ्लुएंजा आप लोगों से क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि फ्लू जो होती है यानी कि इन्फ्लुएंजा किस वायरस के वजह से होता है, तो आप लोगों को ना ये और ये नहीं देगा, ये देगा मैक्सो वायरस। और अगर ऐसे पूछ दिया कि बर्ड फ्लू किस वायरस की वजह से होती है, तब आप लोगों को ना यहाँ पे ये बोल देगा वायरस का नाम। ठीक है, H5N1 वायरस। और स्वाइन फ्लू किस वायरस से होता है, तो H1N1 वायरस की वजह से हम लोग को होता है स्वाइन फ्लू। ठीक, म से हो गया मेनिंजाइटिस या फिर अल्जाइमर कहिए, यह एक सिजोफ्रेनिया का ही रूप है। जिस तरह से सिजोफ्रेनिया में लोग ज़्यादा सोचते हैं यानी कि हाई थिंकिंग कर सकते हैं ना, शक की बीमारी, ज़्यादा सोचना, अकेले में बात करना, जो चीज़ें नहीं होगी उसके बारे में सोच करके अभी परेशान होना। जैसे मान लीजिए आप लोग कभी ना कभी ये सोचे होंगे कि यार अगर हम ये करते तो शायद हम ये हो सकते थे, ये हो सकते थे, ऐसा हो जाता तो क्या होता, ये होता तो क्या होता, हमारे पास एक बहुत ही बड़ी गाड़ी होगी, बहुत ही बड़ा बंगला होगा। जो कि होगा कि नहीं होगा ये आपके मेहनत पे डिपेंड करता है, लेकिन उसके बारे में अगर आप लोग अभी सोचते हैं जो कि ज़्यादा सोचते हैं, शक की बीमारी, वो हमारे बारे में शायद ऐसा बोल रहा था, दो लोग बतिया रहे तो शायद हमारे बारे में, यानी कि आपको ना इसमें शक की बीमारी होगी, आप अकेले में ज़्यादा बात करेंगे। किसमें? तो मेनिंजाइटिस वाले रोग में आप दूसरे के प्रति अपने मन में शक की भावना रखेंगे ज़्यादातर। ठीक है, और आप लोग कोशिश यह कीजिए कि आप लोग ना अकेले में रहने से बचिए, क्योंकि जब आप अकेले रहते हैं तभी आपके माइंड में तरह तरह की ना थॉट आती है, तरह तरह की सोच आती है। जब आप लोगों के बीच में रहते हैं तो फिर वहाँ पे आप उन लोगों की संगत में भूल जाते हैं और उनके उस जैसे आप वहाँ पे प्रेजेंट में लगते हैं जीने,
लेकिन जब आप अकेले रहते हैं तो फिर आप लगते हैं पास्ट सोचने, फ्यूचर सोचने, क्या होगा, क्या हो गया, ये हो गया ना। इसलिए जब आप अकेले, आप जब भी रहिए तो फिर अपने आप काम में बिजी रहिएगा, ठीक है, खाली मत बैठे रहिएगा। और हो सकता है कि आप अकेले से बचिए, क्योंकि यह जो बीमारी है भारत में बहुत ही तेज़ी से फैल रही है, मेनिंजाइटिस, जिसमें कि हमारा ब्रेन बहुत ही ना जल्दी उसको एक्सेप्ट कर लेता है और हाई थिंकिंग करवाता है, शक की बीमारी होती है। इसमें आप ज़्यादा सोते हैं, बहुत नींद बहुत तेज़ लगेगी और आप अकेले में रहना पसंद करेंगे और अकेले में खुद से ही बात करेंगे, ठीक है। इसलिए आप यहाँ पे बच के रहिएगा। अब ह से हमारा हो गया यहाँ पे हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो कि एक आरएनए वायरस से होने वाला रोग है, और हेपेटाइटिस होने पर हमारी लीवर ना डैमेज वहाँ पे हो जाती है, यानी कि हमारी लीवर प्रभावित होती है। और लीवर प्रभावित जब होगी तो आप लोगों की ना पाचन शक्ति बहुत ही कम होगी, यानी कि आपको भूख बहुत ही जल्दी जल्दी आप लोगों को नहीं लगेगी, बहुत देर के बाद लगेगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कह सकते हैं कि आपकी जो बीट है, यानी कि आपकी जो लैट्रिन है वह अच्छे तरीके से नहीं पचती होगी। या फिर कह सकते हैं कि आप मतलब कि अगर आपकी लीवर प्रभावित बेसिकली हो गई तो आप एकदम सुखा जाएंगे, कह सकते हैं एकदम बेहाया की तरह हो जाएंगे आप लोग, ठीक है, एकदम पतले हो जाएंगे, दुबले हो जाएंगे। आप कुछ कितना खा लीजिए, आपका अगर लीवर खराब है तो फिर आपके शरीर में नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे शरीर में जो भी भोजन पच जाता है उसकी जो ऊर्जा है वो जाती है लीवर में, और लीवर ही उसको ना कोशिकाओं को दे करके अलग अलग भागों में भेजता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब आप लोगों को ये समझते हैं कि आखिर ये हेपेटाइटिस कैसा, किस वायरस से होता है, तो आरएनए वायरस से, और इसमें बेसिकली लीवर ही प्रभावित होता है, ठीक है। अब देखिए हाथ से हो गया हर्पीस, जिससे कि हम लोगों को त्वचा इफेक्ट, यानी कि हमारी त्वचा जो है वो इफेक्टिव हो जाती है हर्पीज रोग से। त्वचा पे अलग अलग तरह के वहाँ पे लगेंगे सब, कह सकते हैं जैसे चर्म रोग होता है ना, उस टाइप का लगेंगे सब अलग अलग तरह से निकलने वहाँ पे, ठीक है। और त्वचा वाले जो डॉक्टर होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डर्मेटोलॉजी, ठीक है। तो आप लोग त्वचा विशेषज्ञों से अपनी त्वचा की जांच कराइएगा कि हमको सही में हर्पीज हो तो नहीं गया है, या फिर या किस कमी से या फिर किस खान पान की वजह से यह रोग हम लोगों को हुई है, ठीक है। अब देखिए र से हो गया रेबीज, जो कि कुत्ते के काटने से फैलता है, और कुत्ते में एक वायरस होता है जो जिसका नाम है रेबीज वायरस, और रेबीज वायरस बहुत ही खतरनाक वायरस है। अगर रेबीज वायरस आप लोगों के शरीर में आ गई तो जिस तरह से कुत्ता बिहेव करता है ना, कुत्ता जैसे हमेशा जीभ निकाल कर ऐसे रहेगा, 22 इंच का निकालेगा जीभ, वहाँ पे हमेशा पानी पिएगा, जीभ से पानी पिएगा जैसे ऐसे करके कुछ, वहाँ पे ना कुत्ते की तरह बिहेव करेंगे। और कुत्ते के शरीर से, यानी कह सकते हैं कुत्ते के मुंह से, कुत्ते के मुंह से जिस तरह से लार टपकता है रेबीज बीमारी में, उसी तरह से ना हम लोगों के शरीर से भी वहाँ पे लार टपकेगी। कब? जब कुत्ते का वायरस हम लोगों में आएगा तब। और कुत्ते के वायरस के आने का केवल दो ही रास्ता है, या तो कुत्ता खुद हमको काट ले, नहीं तो फिर हम कुत्ते के पास जाकर के अपने बॉडी को नचवाए वहाँ पे कि लो कुत्ता हमको काटो। इसलिए अगर आपको कुत्ता कहीं कभी भी काटा है प्रेजेंट टाइम में कहिए, तो आप 14 दिनों के अंदर अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर के रेबीज का टीका वहाँ पे आप लोग लगवा लीजिएगा, क्योंकि कुत्ते के काटने से व्यक्ति की मृत्यु बहुत ही तेज़ी से होती है। लोग तड़प तड़प के मरते हैं इसमें ना, जैसे कुत्ते की तरह बिहेव करना, अंधेरे में रहना, मुंह से हमेशा लार टपकाना, कुत्ते की तरह पानी पीना, कुत्ते की तरह खाना खाना, 4 पैरों पे ऐसे चलना, एकदम 14 लास्टली 1 महीने के अंदर आपकी मृत्यु हो जाएगी। कब? जब आपके शरीर में रेबीज वायरस जाएगा तब, ठीक है। अब देखिए वायरस वायरस कुछ नहीं होता है, बेसिकली वायरस उसको बोलते हैं अगर कोई जीव बाहर है तो वह मरा रहेगा, लेकिन जैसे ही वह हम लोगों के शरीर में आएगा तो वह जीवित हो जाएगा। वही होता है वायरस, कह सकते हैं एक केमिकल की तरह होता है। जिस तरह से केमिकल होता है ना, उसी तरह से होता है वायरस, यानी कि वायरस अगर हमारे शरीर के बाहर है तो वो जीवित नहीं रहेगा, मरा हुआ रहेगा। लेकिन अगर किसी कारण से, किसी के संपर्क में आने से, या फिर दूषित जल, दूषित भोजन को ग्रहण करने से अगर कोई भी वायरस हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है तो वो हमारे शरीर में एक्टिव हो जाएगा, और एक्टिव होने के बाद वो हमारे शरीर के अलग अलग भागों को लगेगा इफेक्ट करने, और हमको अलग अलग बीमारियों की सामना करनी पड़ सकती है। इसलिए आप लोग ये छोटी सी छोटी बीमारी भी आगे जाकर के एक बहुत ही घातक रूप ले सकती है, इस बात का आप लोग वहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए ख से हो गया खसरा, जो कि बेसिकली छोटे बच्चों में होती है, और यह बेसिकली ना जैसे लोग जो लोग छोटे होते हैं बचपन में, उन बच्चों में खसरा रोग बहुत ही तेज होती है।
और खसरा रोग एक कह सकते हैं श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। खांसी हमेशा इसमें रहती है, चेस्ट में हमेशा दर्द रहेगी। और खसरा की अभी फिलहाल में कोई भी एंटीबायोटिक नहीं बनी है, और खसरा होने पे ये लोग मर जाते हैं। इसलिए छोटे बच्चों में अगर खांसी है, चाहे वो जैसे उसको हमेशा सर्दी रहती है, तो आप लोग ना उसको जल्दी से जल्दी उसका इलाज कराइए, क्योंकि क्या पता वह इतनी छोटी बीमारी आगे जाकर एक बहुत ही बड़ी बीमारी का रूप ले ले। ठीक है, इसका एंटीबायोटिक अभी तक भारत में नहीं बना है, लेकिन यह एंटीबायोटिक से ठीक हो जाता है। एंटीबायोटिक मतलब कि कैप्सूल की तरह एक दवा आती है भाई साहब, उसी को लोग बोलते हैं एंटीबायोटिक। ठीक है, जैसे पैरासीटामोल हो गया, ये सब वो सब ना एंटीबायोटिक एक तरह का है। अब देखिए, च से हो गया चेचक। चेचक जो कि एक वेरियोला वायरस से फैलता है, और 1975 से पहले भारत में बहुत सारे लोगों को चेचक होता था। चेचक एक खुजली का ही बहुत ही बड़ा रूप है, और जैसे खुजली होती है ना, खुजली दिना है वो सब, तो उसका ये एक बहुत ही बड़ा रूप है चेचक। और 1975 से पहले लोगों को भारत में बहुत ही तेज ये बीमारी फैलती थी, लेकिन 1975 के बाद भारत ने चेचक से मुक्ति पा लिया है, और फिलहाल में चेचक का नामो निशान भारत से मिट गया है। तो आप लोग से केवल यही क्वेश्चन पूछेगा, अगर पूछना होगा तो, कि चेचक किस वायरस से फैलता है, तो वेरियोला वायरस से फैलता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ड से हो गया हम लोगों की डेंगू। डेंगू जो कि मादा एडिस मच्छर से फैलता है, मादा एडिस मच्छर से डेंगू फैलता है। और हम लोगों ने जब मलेरिया पढ़ा था, यानी कि जब प्रोटोजोआ हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें एक मच्छर थी मादा एनाफिलीज मच्छर, और मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलती है मलेरिया। और डेंगू यानी कि मादा एडिस मच्छर से फैलता है डेंगू। अब देखिए, डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी, यानी कि डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ना डेंगू होने पे हमारे शरीर की जान एकदम खत्म हो जाती है। अगर सोए रहेंगे तो फिर सोए रहेंगे, कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। इवन कि सोने के बाद करवट लेने का भी मन नहीं करता है डेंगू रोग में, इतना तेज कमजोरी इसमें छाती है। इसलिए डेंगू होने पे, अगर आप लोगों की बुखार डेंगू है, तो फिर डेंगू होने पे ना आप इसका दवाई जो है, आप इसका जो ट्रीटमेंट है, कह सकते हैं इलाज है, वो लगभग ख़त्म होने के बाद भी 1 महीने तक इसको चलाइएगा, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। और आगे जाकर के कौन सी बीमारी किस बड़े बीमारी का रूप ले ले, यह किसी को नहीं पता है। इसलिए डेंगू जो है, इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, और ये मादा एडिस मच्छर से फैलता है। घर में जो मक्खियाँ होती है, कह सकते हैं घर की जो मक्खियाँ होती है ना, वो उन मक्खियों से हैजा रोग फैलता है, हैजा कलरा कह सकते हैं। इसलिए आप घर में कह सकते हैं मक्खियाँ जहाँ जहाँ बैठती है, जैसे कि भोजन पे हो गई, जल में हो गई, जल में तो नहीं बैठती है लेकिन भोजन वगैरह को, तो आप घर में भोजन को ढक करके रखिएगा, ताकि उस पर मक्खियाँ ना बैठ सके। और जब मक्खियाँ नहीं बैठेंगी तो फिर मक्खियों के जो पैरों में वायरस लगे हुए होते हैं, क्योंकि मक्खियाँ बाहर से घूम करके आई हुई होती है, और घूम करके कौन सा वायरस कैसा है किसी को नहीं पता है, कौन सा वायरस हमारे लिए हानिकारक है, कौन सा वायरस हमारे लिए लाभकारी है, यह नहीं पता है। इसलिए आप मक्खियों को भोजन पे न बैठने दें, नहीं तो फिर अगर आपको हैजा हो गया एक बार, तो फिर आपकी ना बड़ी याद प्रभावित हो जाएगी, यानी कि आपकी बड़ी याद ना वहाँ पे इफेक्टिव हो जाएगी, और आपको ना दस्त होगी, आपको बहुत तेज उल्टी होगी, और फिर हो सकता है कि आप टपक भी जाए। इसलिए कोई भी बीमारी हो, आप जल्दी से जल्दी उसका इलाज अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या फिर मेडिकल पे जाकर के उसका आप इलाज करवाइए। ठीक है, अब देखिए, गैस हो गया आप लोगों का गलसुआ रोग। गलसुआ रोग में बेसिकली लाल ग्रंथि प्रभावित होती है, और हम लोगों ने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम में, यानी कि पाचन तंत्र में, कि हमारी जो सबसे बड़ी लाल ग्रंथि होती है वह होती है पैरोटिड, उसके बाद सब मैक्सिलरी, उसके बाद सब लिंगुअल। तो जो हमारी पैरोटिड लाल ग्रंथि है ना, यही प्रभावित होती है, क्योंकि इसी ग्रंथि से सबसे अधिक लार निकलता है, जो कि हमारे भोजन को मुंह में तोड़ ही देता है। और हम जो भी भोजन करते हैं, तो भोजन में जो दूषित कह सकते हैं, जो दूषित वायरस होते हैं ना, उन वायरसों को मार देता है हमारे मुंह में ही। कौन सा? तो पैरोटिड ग्रंथि से, यानी कि पैरोटिड ग्लैंड से निकलने वाला लार। ठीक है, अब इसमें जो क्या होता है बेसिकली, कि गलसुआ होने पे ना आपके गला एकदम ऐसे फूल जाएगा, ये वाला पूरा ऐसे फूल जाएगा, आप कुछ ना खा नहीं पाएंगे, आपको ये पूरा जैसे यहाँ से लेकर के ये पूरा आपका ना ऐसे एकदम दर्द करेगा पूरी एकदम अच्छे तरीके से। आपकी कोई भी बीमारी हो, आप उसका इलाज तुरंत करवाइएगा।
क्योंकि कब कौन सी बीमारी कितने बड़े बीमारी का रूप ले ले किसी को नहीं पता है, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां ही आगे जा करके आपको एक बहुत ही बड़ी घाव देती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये 6 से हो गया हमारी छोटी माता। जैसे आपकी गर्मी में गम्हौरी होती है ना, गम्हौरियाँ, बिल्कुल उसी तरीके से छोटी माता उस गम्हौरी का एक बहुत ही बड़ा रूप कह सकते हैं। इसमें किसी को लोग देहात में बोलते हैं कि माता माई निकली है वहाँ पे। ठीक है, तो माता माई कुछ नहीं होता है, बस एक वायरस से होने वाला एक नॉर्मल सा रोग है, जो कि बेसिकली गांव देहात में कह सकते हैं ना, कुछ ट्रीटमेंट के बाद, जैसे कुछ वहाँ पे लगाया जाता है नीम का पत्ता, ये वो, कुछ घर में कुछ परहेज किए जाते हैं ना, दूध सरसों का तेल, ये कुछ करके। तो छोटी माता होने पे ना लोग वहाँ पे कुछ परहेज करते हैं, और कुछ वहाँ पे गांव के अलग नियम कानून होते हैं, तो उसका प्रयोग करने से ये जो छोटी माता है वो अचानक हमारे शरीर से गायब हो जाती है। लेकिन हाँ, उस घाव का दाग लगभग कुछ सालों तक वहाँ पे रहता है। कुछ साल इन द सेंस कि जैसे लगभग 1 साल या फिर 1.5 साल तक उसका ना इफेक्ट आप लोग के शरीर पे देखने को मिल सकते हैं। जैसे आपके शरीर में बचपन में किसी घाव का दाग होगा, उसी प्रकार से वही दाग छोटी माता होने पर भी 1.5 साल तक रहता है, और 1.5-2 साल के बाद वो आसानी से लगता है गायब होने, क्योंकि घाव है और वो हड्डियों को तोड़ करके निकला हुआ है, तो फिर दिक्कत होगी ना वो उसके वहाँ पे मिटने में उसको। अब देखिए, पास से हो गया आप लोगों का पोलियो, और पोलियो बेसिकली छोटे बच्चों में होता है। जब छोटे बच्चे, जैसे कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसका ना उसी टाइम पे बनता है एक डायरी कि उसको ये टीका लगा है, ये टीका नहीं लगा है। लगभग 6 महीने तक कहिए या फिर लगभग साल भर तक उसको उस डायरी के अनुसार ही उसकी दवा दी जाती है छोटे बच्चों को। और भारत में पोलियो के मरीज इतने तेज थे, छोटे बच्चों में पोलियो बहुत ही तेजी से होती थी, और पोलियो की वजह से लोग मर जाते थे। ठीक है, अभी फिलहाल में पाकिस्तान में पोलियो बहुत ही तेजी से फैल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ये कहता है कि पोलियो के इलाज के लिए जो टीका लगाया जाता है, कह सकते हैं जो ड्रोप पिलाया जाता है, वहाँ पे पाकिस्तान नहीं पिलाता है अपने बच्चों को, खास करके लड़कियों को कह सकते हैं वो नहीं पिलाता है। उसका सिद्धांत ये है कि अगर अगर हम किसी बच्चे को 2 बूंद पिलाएंगे पोलियो, तो केवल 2 ही बच्चा होगा। वहाँ पे उसको चाहिए कि हम लोगों को बुलाए, हम लोग एक एक बाल्टी उसको पिलाते, ऐसे ला 1 बाल्टी पियो, एगो क्रिकेट टीम एकदम एगो तैयार कर एकदम बढ़िया से पूरा है। ये मजाक है, क्योंकि पोलियो में बहुत ही तेजी से छोटे छोटे बच्चों की जान वहाँ पे चली जाती है। आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि भारत जून 2014 में ही पोलियो से मुक्त हो गया था, और यहाँ पे अभी फिलहाल में किसी को भी पोलियो नहीं होता है। और अगर पोलियो हुआ भी तो बचपन में जन्म के समय ही ना किसी भी अस्पताल में उसका टीका लगा दिया जाता है वहीं पर। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा ऐसे कि पोलियो किस वायरस से होता है, तो इंट्रा वायरस की वजह से पोलियो हम लोगों को होता है। और पोलियो बेसिकली माँ के दूषित जल और दूषित भोजन के ग्रहण करने से बच्चे में आ जाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप कभी भी जब भोजन करें या फिर कहीं भी जल पिए, तो फिर आप वहाँ पे साफ सुथरे भोजन को कीजिए, ताकि आपको कोई भी बीमारी ना हो। और शौच के बाद और खाने से पहले आप अपने हाथों को साबुन से ज़रूर धोएं, क्योंकि यह बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे ना हमारे हाथों में कहीं बहुत बड़े कीड़े लगे होते हैं दीमक की तरह। अब आप लोगों का ए से हो गया एड्स, ए से हो गया एड्स, जो कि बेसिकली सेक्सुअल अटैचमेंट से फैलता है। सेक्सुअल अटैचमेंट से फैलती है यह बीमारी, हमारी एड्स। और एड्स जो कि एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, अगर एक बार किसी को एड्स हो गया तो होने के 3 साल के बाद यह पता चलता है कि हमको एड्स हुआ है। बेसिकली कह सकते हैं एड्स का जो वायरस होता है, यानी कि जो HIV वायरस है, HIV जो वायरस है हम लोगों की, HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस बेसिकली ऐसा होता है। तो जो HIV वायरस है जिससे हम लोग को एड्स होता है, HIV वायरस 3 ही जगह जीवित रह सकता है, या तो हमारे ब्लड में जीवित रहेगा, नहीं तो हमारे स्पर्म में, नहीं तो महिलाओं के ओवम में। ये 3 ही जगह स्पर्म, यानी कि एड्स जो है, एड्स के जो वायरस है, यानी कि जो HIV वायरस है, यह 3 ही जगह जीवित रह सकते हैं। अन्यथा किसी के जूठा खाने से या फिर किसी के संपर्क में आने से आपको एड्स कभी नहीं होगा। और एड्स एक ऐसा बीमारी है कि इसमें लोग ना सूखा कर मरते हैं, तो बांस की तरह,
कैसे बाँस एकदम हरा पे एकदम सुंदर लगता है, जैसे जैसे बाँस की हरियाली खत्म होती है तो एकदम सूख जाता है पूरी तरह से, उसको आप जैसे चाहे वैसे फाड़ सकते हैं। तो एड्स होने पर बेसिकली लोग वैसे ही मरते हैं जैसे कि कह सकते हैं कोई पौधा सूखने के बाद हो जाता है। इसका इलाज दुनिया में कहीं नहीं है और एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है कह सकते हैं। एड्स का पूरा नाम होगा एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। और एड्स आपको हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके लिए एक जांच आती है, उस जांच का नाम है एलिसा। ठीक है, उस जांच का नाम है एलिसा। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होगा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉल्वेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉल्वेंट एसे। ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉल्वेंट एसे एलिसा का फुल फॉर्म होगा। और इस जांच से आपको पता चलता है कि आपको एड्स हुआ है कि नहीं हुआ है। सबसे पहले 1981 में कह सकते हैं ना, यूएसए में यानी कि अमेरिका में 1981 में सबसे पहले एड्स का मरीज देखा गया था। लेकिन यह उसकी शरीर में जो वायरस थी वह एड्स है, यानी कि उसके शरीर में जो वायरस था वह एचआईवी है कि नहीं है, यह पता करने में 1 साल लग गया। तो एड्स का नाम देने में यानी कि एचआईवी का नाम देने में 1 साल लग गया, यानी कि 1982 आ गया। ठीक है, और अगर हम बात करें अपने देश भारत की, तो भारत में सबसे पहले एड्स के मरीज उसके 10 साल के बाद देखे गए, यानी कि 1992 में भारत में एड्स के मरीज देखे गए थे सबसे पहले गोवा में। ठीक है, और केरल में भी सबसे पहले देखा गया था कोरोना वायरस का मरीज यहाँ पे। तो यहाँ पे अब आप लोगों को यह समझना है कि आखिर यह हम एड्स से कैसे बचें। तो एड्स से बचने के लिए आप जब भी किसी के साथ वहाँ पे अटैच रहें, अब किसी के साथ अगर आप फिजिकली अटैच होने जा रहे हैं तो वहाँ पे आप ना सेफ्टी का प्रयोग कीजिए, नहीं तो फिर आपको भी एड्स हो सकता है, क्योंकि किसी के शरीर में कौन सा रोग है ये आपको नहीं पता है, और उसके शरीर का रोग अगर आप न्याय फिर आपकी कल्याण। नहीं तो फिर अगर आप लड़के हैं तो फिर आप सैलून पर जाते समय ना, जो छुरा लगता है राउंडिंग कराते समय कहिए, या फिर दाढ़ी को बनवाते समय, तो उसमें जो ब्लेड लगता है ना, ब्लेड, उस ब्लेड को कहिए वहाँ से कि हमको दूसरा ब्लेड लगाइए, क्योंकि ब्लेड से हो सकता है कि उस ब्लेड से पहले किसी का कटा हुआ हो और उस ब्लेड पे उस व्यक्ति का खून लगा हो, और उस व्यक्ति को अगर एड्स है और बाई चांस आपका भी शरीर कट गया तो फिर आपके शरीर का जो ब्लड है उसमें लग गया। समझ रहे हैं बात को, यानी कि उसकी बीमारी ब्लड के रास्ते आप में भी आ सकती है। इसलिए आप ट्राई यह कीजिएगा कि आप जब भी सैलून में जाए तो वहाँ पे ब्लेड को चेंज करवा कर ही अपने सर के बालों को राउंडिंग करवाइएगा, नहीं तो फिर वहाँ पे आप लोग दाढ़ी को बनवाइएगा। और किसी के साथ फिजिकली अटैच होने में वहाँ पे आप लोग सेफ्टी का प्रयोग कीजिएगा। तो आई होप कि आप लोगों को वायरस से होने वाले रोगों के बारे में आसानी से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।